दोस्तों सुधा देवी बहुत ही गरीब महिला थी। उसकी एक बेटी थी जो कि शादी के लायक हो गई थी। अपने उस सारे रिश्तेदार को बोलती है कि थोड़ी मदद करो, मैं अपनी बेटी की शादी करनी है। उसके रिश्तेदार बोलते हैं तुम शादी तो लगाओ, हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। और रिश्तेदार के भरोसे और शादी तय कर देती है। लेकिन जब शादी फिक्स हो जाती है तो सारे रिश्तेदार मुकर जाते हैं पैसा देने से। अब दोस्तों सुधा देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आता है। काफ़ी बेइज्जती होनी थी उसकी। दोस्तों एकदम बिल्कुल उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है। दोस्तों प्रतिमा जब देखती है उसकी माँ की हालत ठीक नहीं है, फिर वो अपनी शादी के लिए दोस्तों ऐसा कदम उठा लेती है जो कि इस हिंदुस्तान में कोई भी लड़की नहीं उठा सकती। और जब इस बात की भनक लड़के वाले को होती है तो लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं और उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं। जब रिश्तेदार को ये बात मालूम होता है तो रिश्तेदार भी आके उस दरवाजे पर काफ़ी थू थू करते हैं। लेकिन दोस्तों जब सच्चाई उभर के सामने आती है फिर सब उस लड़की की वाह वाह करने लगते हैं। बड़ा ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानी। दोस्तों कहानी को पूरा देखिएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहानी बिहार के एक गाँव की है। वहाँ एक महिला सुधा देवी अपनी बेटी प्रतिमा के साथ रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था 10 साल पहले। दोनों माँ बेटी कैसे भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। अब प्रतिमा शादी के लायक हो गई थी। अब माँ को काफ़ी चिंता होने लगती है इसकी शादी कैसे करूं, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों वो एक एक करके सभी रिश्तेदार के पास जाती है और उनसे अपनी बिटिया की शादी में मदद करने की गुहार लगाती है। सभी रिश्तेदार उसको बोलते हैं कि ठीक है तुम अपनी बेटी की शादी लगाओ, हम तुम्हारी यथासंभव मदद जरूर करेंगे। दोस्तों रिश्तेदार का आश्वासन सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगती है। थोड़ी भागदौड़ करने के बाद पड़ोस के गाँव में ही एक लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम प्रदीप था। खेती बाड़ी का काम किया करता था। अच्छा परिवार था। जब लड़के वाले और उसके बेटा प्रदीप लड़की को देखने आते हैं तो प्रतिमा को सब पसंद कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत थी। और लड़के के पिता पंडित जी को बुलाकर एक डेट भी फिक्स करवा देते हैं, जो कि 1 महीने बाद का था। अब 1 महीना टाइम दोनों पक्ष के लिए तैयारी का था। दोनों अपने अपने तैयारी में जुट जाते हैं। इधर प्रतिमा की माँ भी अपने सारे रिश्तेदार के पास जाना शुरू कर देती है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम पैसा देंगे। लेकिन सब मुकर जाते हैं और बड़े ही निर्लज होकर बोलते हैं कि अभी शादी कर लो, अभी तो मेरा हाथ खाली है, हम बाद में दे देंगे, अभी कैसे भी तुम व्यवस्था कर लो। दोस्तों जिस रिश्तेदार के भरोसे वो शादी लगाई थी सब मुकर गए थे। अब सुधा देवी काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि मैं अपनी बेटी प्रतिमा की शादी कैसे करूंगी। उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। जहाँ जहाँ भी उसे उम्मीद की किरण थी वहाँ वहाँ जाती है और सबके सामने अपने हाथ फैलाती है और अपनी इज्जत की दुहाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। दोस्तों वो थक हार कर घर बैठ जाती है। और दोस्तों इधर लड़का जो प्रदीप था वो प्रतिमा को एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे देता है और उससे डेली घंटों बातें किया करता था। अब दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता बन गया था। एक दूसरे को दोनों चाहने लगे थे, दोनों प्यार करने लगे थे। प्रदीप डेली अपने घर का हाल बताता उसे कि आज मेरी मम्मी गई थी, मेरे पिताजी गए थे, आज ये शॉपिंग करके आए, आज तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाए, आज तुम्हारे लिए गहने खरीद कर लाए, आज हम बारात की तैयारी कर रहे हैं, आज हम ये बुक करके आए हैं। ऐसे पूरी हाल बताता रहता है और प्रतिमा से पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। प्रतिमा क्या बताती दोस्तों कि उसके घर में पैसे ही नहीं शादी के लिए। प्रतिमा बोलती है हमारी सारी तैयारी हमारी माँ कर रही है, हमारे घर में भी शादी का तैयारी जोरों शोर से हो रहा है। दोस्तों इधर दोनों माँ बेटी काफ़ी दुखी थी। अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी कहना शुरू कर दिए थे कि भाई शादी के दिन क्या भूल गए तुम लोग, शादी के दिन नज़दीक आते जा रहा है, तुम्हारे घर में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं करी, कुछ खरीदारी नहीं करी हो, आखिर शादी का क्या होगा। लेकिन दोस्तों सुधा देवी क्या बताती कि उसके घर में खाने के लाले पड़े हैं, शादी कहाँ से करेगी। दोस्तों जब सुधा देवी चारों तरफ से निराश हो जाती है, उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। सुधा देवी के घर में उसके पति की एक तस्वीर लगी थी। सुधा देवी वहाँ जाती है और सर पटक पटक के रोने लगती है और बोलती है आप तो इस बंधन से छुटकारा पा लिए और हमें इस जी जंजाल में फंसा के चले गए। काश कितना अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले जाते, ये दिन तो ना देखना पड़ता। कितनी बेइज्जती, कितनी थुतू हो रही है मेरी, और 4-5 दिन बाकी रह गए हैं। अब दरवाजे पर बारात आना है, आखिर मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। या खुद का खाने की खर्ची नहीं है घर में, मैं बारात का स्वागत कहाँ से करूँगी। और दोस्तों सर पटक पटक कर रोने लगती है और उसकी हालत एकदम विचित्र सा हो जाती है। दोस्तों जब प्रतिमा अपनी माँ की हालत देखती है उसे काफ़ी दुख होता है और वो भी माँ के साथ रोने लगती है और माँ को बोलती है कि माँ क्या होगा जो शादी नहीं होगा तो, तुम लड़के वाले को फ़ोन करके बोल दो हम शादी नहीं करेंगे। अरे शादी की ही तो पड़ी है, तुम ठीक रहोगी तो हम भी ठीक रहेंगे और हम तुम्हारे साथ अपना जीवन काट लेंगे, हमें नहीं करनी शादी। ये सुनकर माँ उसे बोलती है नहीं बेटी, हम कैसे मना कर सकते हैं, अगर अभी मना कर दिया तो फिर तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, समाज हमें जीने नहीं देगा। दोस्तों उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, उल्टा पुल्टा क्या क्या बकने लगती है।
जब प्रतिमा अपनी माँ की ऐसी हालत देखती है उसे काफ़ी सदमा लगता है। अब वो दिमाग लगाने लगती है कि आखिर कैसे इस शादी को तोड़ा जाए। दोस्तों ऐसा कर गुजरती है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई लड़की ऐसा करे। जब वो कॉलेज में पढ़ा करती थी उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था नवीन, जो कि उसकी हमेशा मदद किया करता था। वो नवीन को फ़ोन लगाती है और उसको बोलती है तुमसे एक मदद चाहिए। नवीन बोलता है प्रतिमा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, भले ही तुम्हारी आज शादी फिक्स हो गई है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, पैसे नहीं मांगना, क्योंकि तुम तो जानती हो कि हम भी बहुत गरीब घर से हैं और 12,000 रुपये की प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और 12,000 में कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। हम तुम्हें पैसे की मदद नहीं कर सकते, बाकी तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों प्रतिमा बोलती है नवीन मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए फ़ोन नहीं की हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि तुम मेरे होने वाले पति से ये बात बोल दो। नवीन बोलता है क्या बोलना है। प्रतिमा बोलती है कि तुम प्रदीप को फ़ोन करके ये बोल दो कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नवीन बोलता है क्या बात होगी, क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा है। प्रतिमा बोलती नहीं, प्रदीप बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में बहुत ही आर्थिक प्रॉब्लम आ गई है। हमारे घर में 2 जून को भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है, हम लोग शादी ब्याह कहाँ से कर सकते हैं। रिश्तेदार ने बोला था तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सब रिश्तेदार वक्त आने पर मुकर गए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। मेरी माँ सदमे में चली गई है, मैं माँ को देखूँ या अपनी शादी देखूँ। अगर ये सब तुम नहीं कर सकते हो तो मेरी माँ पागल हो जाएगी। नवीन बोलता मैं बोल तो दूंगा, लेकिन ये सब नॉर्मल बात है। आजकल कोई भी शादी ब्याह में बीच में एक लड़का कूद पड़ता है, लेकिन उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेते हैं। अगर हमारे बोलने के बाद भी अगर प्रदीप तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाता है तब क्या करेंगे। तब प्रतिमा बोलती है नवीन को कि तुम बोल देना मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। दोस्तों ये सुनकर नवीन चौंक पड़ता है, बोला तुम कैसी बाकी बातें कर रही हो, इससे तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी हो जाएगी, समाज में तुम जीने लायक नहीं बचोगी, सब तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। प्रतिमा बोलती है कि नवीन मुझे अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी सूझ रही है, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं अपनी माँ को पागल होते नहीं देख सकती, तुम्हें ये काम करना ही होगा। दोस्तों नवीन भी काफ़ी ही रुआसा हो जाता है, बोला ठीक है जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद रात को वो प्रदीप को फ़ोन लगाता है। अब बोलता है कि प्रदीप तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो वो हमारी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों प्रदीप उसे काफ़ी डांटने लगता है। अब बोलता है गर्लफ्रेंड है नहीं थी, ये सब नॉर्मल बात है, तुम बीच में मत कूदो और मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। जब नवीन उसे बोलता है कि तुम कैसे लड़के हो, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे शादी कैसे कर सकते हो। प्रदीप उसे डांटते हुए बोलता है कि आज तो फ़ोन तूने कर दिया, लेकिन दोबारा कभी फ़ोन करने की हिम्मत नहीं करना और हमारे शादी के बीच में तुम टांग मत अड़ाना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हारी ऐसी धुलाई करूँगा सारी आँच की उतार दूंगा। दोस्तों ये सब कहने के बाद भी प्रदीप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तब नवीन बोलता है कि तुम जिस लड़की से शादी करने वाली हो वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, क्या अब भी तुम शादी करोगे। प्रदीप बोलता हाँ मैं अब भी शादी करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम घटिया किस्म के लड़के हो और तुम कैसे भी बहला फुसला कर या उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ तुमने संबंध बनाया होगा, क्योंकि मैं रोज़ उससे घंटों बात करता हूँ, कभी उसने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। वो एक इत्तेफाक था, एक बुरा सपना था जिसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा और मैं शादी प्रतिमा से ही करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। दोस्तों नवीन काफ़ी परेशान हो जाता है और फ़ोन करके सारी बात वो प्रतिमा को बताता है। अब प्रतिमा को बोलता है प्रतिमा वो बहुत अच्छा लड़का है, जो लड़का इतना कुछ सुनने के बाद भी तुमसे शादी करना चाहता हो उसे मत छोड़ो, पैसा की व्यवस्था कहीं से भी कर लो और तुम उससे शादी कर लो, वो लड़का हीरा है हीरा, ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं। प्रतिमा रोने लगती है, बोलती कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा करो तुम उसके पिता को फ़ोन करो, वो पुराने ख्याल के हैं, वो ज़रूर भड़क जाएंगे। और दोस्तों नवीन उसके पिता को फ़ोन करता है। अब बोलता है अंकल आप जिस लड़की को बहू बना कर लाने वाले हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने ये बात प्रदीप को भी बताई लेकिन वो नहीं माना। दोस्तों ये बात सुनते ही उसके पिता एकदम उखड़ जाते हैं और घर में हंगामा मच जाता है और जो भी ये बात सुनता है वही थू थू करने लगता है और घर की जितनी महिला थी सब बखेड़ा खड़ा कर देती है, बोलती वहाँ शादी नहीं होगी, ये तो भला हो उस लड़के का जिसने फ़ोन करके ये सब बता दिया, नहीं तो कल मुही हमारे घर की बहू बन जाती। दोस्तों जितना भी गाली हो सकता था उतना गाली वो प्रतिमा को देते हैं और प्रतिमा के माँ को सुधा देवी को फ़ोन करके बता देते हैं कि मैं शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करूँगा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी बेटी किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो कलंकिनी है, वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। दोस्तों सुधा देवी काफ़ी परेशान हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि भाई साहब ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी बेटी बहुत ही पवित्र है और कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, ज़रूर कोई आपको भड़का रहा है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। अब सुधा देवी रो रो कर बेहाल हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बेटी ने ही ये प्रपंच रचा था। बेटी उसे समझाती है कोई बात नहीं माँ, नहीं करेंगे शादी, नहीं करने दो, ऐसे भी तुम्हारी बेइज्जती होनी ही थी, अगर वो दरवाजे पर बारात लेकर आ जाते और हम लोग स्वागत नहीं कर पाते तो बखेड़ा खड़ा हो जाता और रिश्तेदार भी बखेड़ा खड़ा कर देते
और अगर लड़का बारात लेकर वापस चला जाता तब क्या होता। दोस्तों बहुत तरह से अपनी माँ को समझाती है, उसकी माँ चुप हो जाती है। तभी जैसे ही उसके रिश्तेदार को पता चलता है, दोस्तों उसके दरवाजे पर आकर उसकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं और आपस में बात करते हैं, अच्छा हुआ हम लोगों ने इसे पैसे की मदद नहीं की, नहीं तो आज ये दिन देखना पड़ता और पैसा भी डूब जाता। दोस्तों जो भी आता उसके दरवाजे पर थूक कर जाता। बड़ी बुरी कंडीशन हो गई थी, घर से निकलना मुश्किल हो गया दोनों माँ बेटी का। समाज में उसकी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई थी। लेकिन दोस्तों फिर भी प्रतिमा मन ही मन खुश थी कि चलो उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गया है। लेकिन दोस्तों इधर प्रदीप, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो छोड़ने वाला में से नहीं था। वो सीधा जाता पुलिस थाना और पुलिस वाले को सारा हाल बताता है कि हमारी एक लड़की से रिश्ता तय हुआ था और एक लड़का बीच में आ गया, नवीन नाम है उसका, और वो हमें ऐसी बात फ़ोन करके बता रहा है, या तो हमारी शादी उस लड़की से करवा दो और अगर नहीं तो उस लड़के की शादी इस लड़की से करवा दो, नहीं तो वो लड़का किसी और लड़की को अपने जाल में फंसाएगा। वो कमीना किस्म का लड़का है। दोस्तों पुलिस वाले को वो नवीन का नंबर देता है। पुलिस वाले नंबर ट्रैक करते हैं और नवीन को पकड़ कर थाने ले आते हैं। जब उसकी भरपूर कुटाई होती है दोस्तों, तो नवीन सारा सच उगल देता है। अब पुलिस वाले लड़के को और उसके पिता को बुलाते हैं। लड़के के पिता अपने कई रिश्तेदार को लेकर थाने जाते हैं, बोलते हैं यही लड़का है जो आपको फ़ोन करके बताया था कि ऐसी बात है। लेकिन नवीन बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब बोलने के लिए मुझे प्रतिमा नहीं बोला था। दोस्तों किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। पुलिस वाले उसे और पीटने लगते हैं। तभी नवीन बोलता है रुकिए, मैं आपको उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, क्योंकि प्रतिमा और नवीन में जो बात हुआ था सेफ्टी के लिए नवीन ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था और सारी बात वो सुना देता है। पुलिस वाले भी सुनते हैं, प्रदीप भी सुनता है, प्रदीप के पिता भी सुनते हैं, उसके सारे रिलेटिव भी सुनते हैं। दोस्तों अब सारा सच क्लियर हो गया था, सारे राज से पर्दा उठ चुका था। ये सुनकर प्रदीप और प्रदीप के पिता काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और बोलते हैं वाह कितनी अच्छी लड़की है, क्योंकि लड़की के लिए अपनी इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और ये लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। इससे अच्छी बहू हो ही नहीं सकती। और दोस्तों प्रदीप के पिता और प्रदीप के माँ और उसके रिश्तेदार तुरंत जाते हैं प्रतिमा के घर। जैसे ही सुधा देवी देखती है उसके दरवाजे पर उसके होने वाले समधी आए हुए हैं, उसके स्वागत की तैयारी में लग जाती है। लेकिन प्रदीप के पिता बोलते हैं कि बहन जी, हमें नहीं मालूम था कि आपके घर में हीरा है। हीरा, ये बिटिया से मुझे शादी करनी है और मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। और सुधा देवी को सारी बात बताते हैं। जब सुधा देवी ये सुनती है उसे अपनी बेटी पर काफ़ी गर्व होता है। और दोस्तों प्रदीप के पिता बिना कुछ दहेज लिए अपने खर्चे से अपने बेटे की शादी धूमधाम से करते हैं प्रतिमा के साथ और प्रतिमा विदा होकर प्रदीप के घर चल जाती है और शानदार दोनों जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था। समाज में जो होता है वो मैं बयान कर रहा था। बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो चाहते हैं आपकी बेइज्जती हो और वो मजा लें, आपको आगे बढ़ा देंगे और अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। आपने भी देखा होगा, तो ऐसे रिश्तेदार से बच के। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसे ही पारिवारिक कहानी लेकर, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।